So let's start the class of the day. This is Bharatiya Nyaya Sanhita and section number 1. This is section number 1 and this section is very important for your prelims as well as mains. ये जो सेक्शन है आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जनरली व्हाट हैपेंस, सेक्शन नंबर 1 इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. व्हाई? क्योंकि वहां फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही होती हैं. लेकिन यहां पर क्या किया गया है, बिकॉज इन्होंने बीएनएस के सेक्शन नंबर 1 में आईपीसी का सेक्शन नंबर 234 को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है, जो कि डील करता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द आईपीसी से, कि आईपीसी रिगार्डिंग द आईपीसी एक्स्ट्रा डोमेस्टिक एज वेल एज द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द बीएनएस. तो अब उस क्लबिंग के बाद में ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1, दिस हैज बिकम इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस. तो चलिए हम लोग करते हैं इसको विदाउट वेस्टिंग टाइम. नाउ कम टू द सब क्लॉज 1. सेक्शन नंबर 1 सब क्लॉज 1, दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता 2023. इतने से काम चलेगा. एक्ट का नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 को ध्यान रखिएगा बस. ये दूसरा क्या है? इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट. कौन सी डेट को एनफोर्समेंट होगा? एज द स्टेट गवर्नमेंट विल नोटिफाई. जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी अकॉर्डिंगली वही डेट होगी. और डेट ऑफ क्या है? ये 1/7/2024. इसको नोट कर लीजिएगा. डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द बीएनएस. एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द संहिता. ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट लाइन है, इसको याद कर लेंगे आप लोग कि डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द संहिता. इट इज पॉसिबल कि फ्यू सेक्शंस में बी पोस्टपोन, कि उन सेक्शंस को हम बाद में इंप्लीमेंट करेंगे. तो दिस इज पॉसिबल. डिफरेंट डेट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट प्रोविजंस इज पॉसिबल. तो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. यहां से पूछा जा सकता है बस, अदरवाइज कुछ नहीं पूछेंगे यहां से. Now come to section number subclause number 3. This was the section number 2 of the IPC. IPC का section 2 था, अब इसको बना दिया गया है subsection 3 of section 1 of BNS. Let's read it. What is this? Every person. Please highlight this word. Every person. Every person means he may be a citizen or non-citizen. He may be citizen or non-citizen. प्रत्येक व्यक्ति जो कि अब नागरिक भी हो सकता है, अनागरिक भी हो सकता है, shall be liable to punishment, दंड का भागी होगा, under this संहिता. एंड कब? for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within the India. He shall be guilty within the India. within the India. यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है विद इन द इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेसिकली ये सब क्लॉज थर्ड, ये सब क्लॉज थर्ड है. दिस इज बेसिकली डीलिंग विद व्हाट? डोमेस्टिक jurisdiction of the IPC. Applicability of the IPC within the India and within the IPC करूं BNS. The BNS is applicable within India on every person. इसको आप ऐसे समझेंगे. BNS is applicable on every person whether he is a citizen or not citizen, and he can be punished accordingly. और वो व्यक्ति यहाँ उसको पनिशमेंट मिल सकता है. किस लिए मिलेगा पनिशमेंट? फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस देयरऑफ. इस संहिता के किसी भी प्रोविजंस के उल्लंघन करने वाले किसी भी कार्य के लिए, एवरी एक्ट और ओमिशन के लिए पनिशमेंट मिलेगा. कब मिलेगा? ऑफ विच ही इज शैल बी गिल्टी, जिसके लिए उसको दोष सिद्धि होगी. अगर इफ ही इज फाउंड गिल्टी एंड नॉट अदरवाइज, अन्यथा नहीं होगा. इसको मैंने हिज्जे बना के थोड़ा बोला, आपको वैसे समझाता हूं उसका मतलब क्या है. ये सेक्शन ये कहता है कि इफ यू वॉयलेट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द बीएनएस विद इन इंडिया, इफ यू एक्ट कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ बीएनएस एंड यू आर फाउंड गिल्टी फॉर द सेम, और आपको उसके लिए कन्विक्शन हुआ है, then every person shall be liable to punishment under this संहिता. Every person shall be liable means कि he may be a foreigner, he may be a citizen बस. तो if he is violating the provisions of BNS, he shall be liable under the संहिता. तो कोई अमेरिकन हो सकता है, if he is committing any offense, he is committing any act contrary to the provisions of BNS,
ही शैल बी हेल्ड गिल्टी एंड ही शैल बी पनिश्ड। तो दो शब्द है यहाँ पर, देखिए इनको अलग अलग से हाईलाइट करना। एक है लाइबल टू बी पनिशमेंट और दूसरा है ही शैल बी गिल्टी। ही शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट फॉर विच ही शैल बी गिल्टी, जिसके उस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए उसको दोष सिद्ध हुआ, जिसके लिए उसका दोषी माना जाएगा। तो ध्यान रखना, दीज आर टू डिफरेंट। कई बार स्टूडेंट इन दोनों को सेम समझ लेते हैं। पहले क्या होगा, पहले आप गिल्टी होंगे, पहले आपका कन्विक्शन होगा और बाद में आपको होगा उसका पनिशमेंट। अब इसमें नाम लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है, विद इन इंडिया। अब इंडिया को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए पहले इंडिया की, इंडिया वाज डिफाइंड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द आईपीसी, बट अब इंडिया की डेफिनेशन को वहां से हटा दिया गया, बीएनएस में इनक्लूड नहीं किया है। तो अब आपको समझना पड़ेगा आर्टिकल 1(3), आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहां पर लिख लीजिए कहीं पर भी, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ डिफाइंस टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? अगर आप कहते हैं कि फॉर विच ही शैल बी गिल्टी इन द विद इन द इंडिया, देन व्हाट डू यू मीन विद इन द इंडिया? विद इन दिन का इंडिया मतलब होता है, इसके तीन मीनिंग होते हैं, वो ये रहा देखिए। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन्स व्हाट? टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज and such other territories as may be acquired specified in the first schedule. तो if you want to know what do you mean by the Indian territory, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब होगा जितने भी स्टेट्स हैं। आपका जम्मू एंड कश्मीर हुआ, अब तो खैर वो अब तो वो यूटी हो गया, चलो हिमाचल, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी, राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, जितने भी स्टेट्स हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेट्स की टेरिटरीज को मिला दीजिए। दोज टेरिटरीज शैल बी ट्रीटेड आर दी टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरीज। तो जितने भी राज्य हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सभी के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उसको हम क्या कहते हैं? टेरिटरी ऑफ इंडिया। और क्या हो सकता है? सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, और वो टेरिटरीज और वो क्षेत्र जिनको भविष्य में हम एक्वायर कर सकते हैं, जिसका हम अधिग्रहण कर सकते हैं, वो सभी आएंगे टेरिटरी ऑफ इंडिया में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति, एवरी पर्सन, सिटीजन और नॉन सिटीजन, कमिट्स एनी ऑफेंस विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट, किसी भी राज्य के क्षेत्र में या किसी यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र में या फिर किसी ऐसी टेरिटरी में जिसको एक्वायर किया गया है, अगर कोई अपराध करता है तो वो बीएनएस के अंतर्गत उत्तरदायी होगा, इन किन्हीं क्षेत्र में भी। प्लीज लेट मी नो, यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? और इससे आगे एक ही बात और करनी पड़ेगी, एक शब्द है टेरिटोरियल वाटर्स। क्या है? टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल ऑफ वाटर, जैसे ये इंडिया का तटीय क्षेत्र है, तो ये जो तटीय क्षेत्र है हमारा, ये जो तटीय क्षेत्र है, ये वाला, ये जो समुद्र का भाग है, ये इसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। इस भाग को भी इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट माना जाता है और यहाँ पर भी बीएनएस अप्लाई होगी। तो सपोज कीजिए यहाँ पर किसी नाव पर इस क्षेत्र में किसी ने कोई अपराध किया है तो उस पर भी बीएनएस अप्लाई होगी। तो केवल लैंड पर नहीं, लैंड टेरिटरी कौन सी हो गई? ये हो गई। और ये है हमारी वाटर टेरिटरी। तो वाटर टेरिटरी में भी अगर कोई ऑफेंस करेगा तो ही शैल बी लायबल टू बी पनिश एज पर द लॉ। तो ये है आपका सब क्लॉज थर्ड, 1 की सब क्लॉज थर्ड, या फिर सेक्शन 2 कह लीजिए आईपीसी का। बोलिए हाँ है ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें? अब आ जाइए 1(4) पर। सेक्शन 3 था ये आईपीसी का, और ये है हमारा 1(4), 1(4) बीएनएस का। तो इसको पढ़ने से पहले आपको एक सेक्शन पढ़वाता हूं मैं, वो है आपका सीआरपीसी का। सीआरपीसी का सेक्शन 188 है, 188 है, और नाउ इट इज बीएनएसएस का सेक्शन 208। सेक्शन 208 ऑफ द बीएनएसएस पढ़ना पड़ेगा, और या फिर कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन था सीआरपीसी का 188। वो ये कहता है कि जो जो ऑफेंसेस बाहर हुए हैं उनका ट्रायल कहां चलेगा, उनका ट्रायल कहां चलेगा? सेक्शन 188 सीआरपीसी या 208 बीएनएसएस। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, तब हम 1(4) पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जब भी कोई अपराध कहां किया जाए?
आउटसाइड इंडिया किया जाए, भारत से बाहर किया जाए। किसके द्वारा किया जाए? बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया। बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इट मींस ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही इज कमिटिंग द ऑफेंस। कोई अपराध कर रहा है, भारत का नागरिक है और विदेश में कहीं पर वो कोई अपराध कर रहा है। वो कहां पे कर रहा है? वेदर ऑन दी हाई सी और एल्सवेयर। हाई सी समझते हैं? हाई सी का मतलब है, लिख लीजिए आप, हाई सी का मतलब है दैट पार्ट ऑफ द सी। हाई सी मीन्स दैट पार्ट ऑफ द सी विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ नो नेशन, जो किसी भी देश के कंट्रोल में नहीं आता है, जिस पर किसी भी एक देश का शासन नहीं चलता है, वहां पर जाकर सभी हदें खत्म हो जाती हैं। उस पार्ट को हम बोलते हैं हाई सी। हाई सी में किसी का भी कानून नहीं चलेगा। लेकिन वहां पर कौन सा है? वहां पर सिटीजन ऑफ इंडिया ने वहां पर अपराध किया है। तो एक एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय हूम? सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन कहां पे किया गया? विदेशी धरती पर। आप ये विदेशी धरती कह लीजिए, या आप कह लीजिए जहां पर बीएनएस अप्लाई नहीं होती है। तो नंबर वन ये बात हो गई। या दूसरा क्या? बाय ए पर्सन नॉट बीइंग सच सिटीजन। एक ऐसे व्यक्ति ने किया है जो सिटीजन नहीं है, लेकिन कहां किया है उसने? ओन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। नॉन सिटीजन और फॉरनर कमिट्स एन ऑफेंस ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। देखिए, जो शिप और एयरक्राफ्ट होते हैं विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, दीज आर कंसिडर्ड टू बी, एक टर्म लिख लीजिए, फ्लोटिंग टेरिटरी। फ्लोटिंग टेरिटरी, तैरता हुआ भौगोलिक क्षेत्र। तो इफ ए शिप इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, ये भले ही अमेरिका में चला जाए लेकिन उसको इंडियन टेरिटरी ही माना जाएगा। उसी तरीके से कोई एयरक्राफ्ट है, रजिस्टर्ड इन इंडिया है, तो दैट एयरक्राफ्ट शैल बी कंसिडर्ड टू बी द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जब वो टेरिटरी ऑफ इंडिया हो गया, और वहां पर कौन अपराध कर रहा है? कोई भी व्यक्ति जो नॉन सिटीजन है, तब कैसे होगा? उनकी डीलिंग कैसे होगी? ही मे बी डेल्ट विद, उसको ऐसे डील किया जाएगा। कैसे? ये रहा आपके सामने बोर्ड। इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस एज इफ इट हैड बीन कमिटेड, एज इफ इट हैड बीन कमिटेड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया। ये मान लिया जाएगा, ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे उसने वो अपराध, जैसे वो उसने अपराध कैसे किया हो? जैसे उसने वो अपराध भारत में किया हो। तो ये है हमारे कौन से भाई साहब? मुनित गौड़ साहब हैं। ये कौन है? ही इज द इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन है, लेकिन उन्होंने अपराध कहां किया? हाई सी में किया और किसी फॉरेन लैंड में किया। बट बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 208 BNSS, he shall be dealt as if this offense had been committed by him at any place within India। जैसे उसने वो भारत में किया हो, और कहां पर? एट विच ही मे बी फाउंड, जहां पर उसको मिल जाए, वो जहां पर वो पाया जाए। और वेयर द ऑफेंस इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, या जहां पर वो जो अपराध है रजिस्टर्ड है, मींस उसके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड करा गई है। तो इसका लबो लुआब ये है। कौन सा सेक्शन है ये है हमारा सेक्शन 208 BNSS, ठीक, या 188 CRPC। ये क्या कहता है? ये लायबिलिटी फिक्स करता है। किसकी लायबिलिटी फिक्स करता है? इंडियन सिटीजन की, जो बाहर बियॉन्ड इंडिया क्राइम करता है। और लायबिलिटी ये है कि उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे उसने अपराध भारत में किया हो, और कहां पे किया हो? एक तो जहां पर वो पाया गया हो, या जहां पर उस अपराध के लिए रजिस्टर्ड किया गया हो, एफआईआर रजिस्टर्ड हो। इसी प्रकार से अगर कोई फॉरनर है, फॉरनर ने क्राइम कहां किया? उसने किया अटलांटिक सी में किया, एक जहाज पर किया। बट दैट शिप वॉज रजिस्टर्ड विद इन इंडिया, देयरफॉर ही विल बी डेल्ट। वो जो फॉरनर है, वो ऐसे डील किया जाएगा जैसे उसने वो क्राइम विद इन इंडिया किया हो। समझ में आई बात? आपको नहीं आई है? तो इसके बैकग्राउंड में प्लीज लेट मी नो, आपको सेक्शन 208 BNSS और 188 CRPC समझ में आया या नहीं आया? देखते हैं अब इसकी इस बैकग्राउंड में। जनाबे अली, अब आप पढ़ो 1 का 4। एनी पर्सन लायबल टू बी ट्राइड। 1 4 BNS का क्या कहता है? एनी पर्सन लायबल
कोई भी व्यक्ति जो उत्तरदायी हो, जो लायबल हो, कैसे? बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया। एनी लॉ का मतलब कोई भी लॉ, जैसा कि हमारे यहाँ पर क्या हो गया अभी, सीआरपीसी कह लीजिए या बीएनएसएस कह लीजिए, उनकी बात कर रहा है। टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। तो दिस सेक्शन, यानी कि सेक्शन 1 क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ एनी पर्सन, उस व्यक्ति की लाइबिलिटी जो सीआरपीसी या बीएनएस के अंतर्गत भारत में ट्रायल के लिए उत्तरदायी हो फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। ऑफेंस कहां पर हुआ था बताओ? बियॉन्ड इंडिया। तो सपोज कीजिए सोनालिका मैडम गई, विदेश घूमने के लिए। फर्ज करो ये बांग्लादेश घूमने गई, ठीक। बांग्लादेश में इन्होंने कोई क्राइम किया। नाउ शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, she will be liable in India because of section 208 BNSS as if she has committed that offense within India wherever she is found। ये ऐसा माना जाएगा कि जैसे इन्होंने वो अपराध बांग्लादेश में नहीं किया हो, उन्होंने वो अपराध इंडिया में किया हो और उस स्थान पे किया हो जहां ये पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली में घूमती पाई गई, तो ऐसा माना जाएगा कि इन्होंने वो अपराध दिल्ली में किया हो, या उसका कोई रजिस्ट्रेशन मान लो जलंधर में हो रखा है, तो जलंधर में माना जाएगा इन्होंने जलंधर में अपराध किया है। बट इनकी लाइबिलिटी कौन सी हो गई? बीएनएस मेक्स हर लाइबल टू बी ट्राइड इन इंडिया। बीएनएसएस इनको भारत में ट्रायल के लिए लाइबल बनाता है। क्यों? बिकॉज इन्होंने एक ऑफेंस किया है दैट इज बियॉन्ड इंडिया। इसके बारे में बात करें, उस पर्सन के बारे में बात करें, एनी पर्सन, इसको इस आइडेंटिफाई करा आप लोगों ने? इतना नहीं बताइए मुझे बस। हु इज दिस पर्सन? दिस पर्सन इज लाइबल टू बी ट्राइड। इसका ट्रायल होगा। क्यों होगा? बिकॉज ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया। भारत से परे उसने कोई अपराध किया है। वाई हिज लाइबिलिटी? बिकॉज एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया मेक्स हिम लायबल फॉर दैट। देन shall be dealt if shall be dealt with in according to the provisions of the Sanhita in the same manner as if such act has been committed within India। बस इतनी सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। कि उसको उस व्यक्ति को ऐसे डील किया जाएगा उस कार्य के लिए जो उसने भले बियॉन्ड इंडिया किया हो। बियॉन्ड इंडिया का मतलब है भारत से परे किया हो, बियॉन्ड इंडिया किया हो, लेकिन उसको उसी प्रकार से डील किया जाएगा एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया, जैसे उसने वो एक्ट भारत में ही किया हो। अब देखो इसमें क्या है, एक शब्द है जिसको आप भूल रहे हैं, आपने इग्नोर कर दिया, लायबल टू बी ट्राइड। ये शब्द क्या है? ट्राइड। तो जो बीएनएसएस है उसने क्या कहा? इसकी लाइबिलिटी ऐसे होगी जैसे कि भारत में इसने वो कार्य किया हो। ये ट्रायल के लिए उसको लाइबिलिटी फिक्स कर रहा है, इसको ट्राई कहां किया जाएगा। और बीएनएस ने कहा कि उसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे फॉर दैट एक्ट डेल्ट विद फॉर एन एक्ट, जैसे कि वही कार्य उसने इंडिया में किया हो। इट मींस इन दोनों को अगर आप क्लब कर दें तो इसका जो सार निकल के ये आएगा कि अगर कोई व्यक्ति है, कौन व्यक्ति? इंडियन सिटीजन हो, वो कहीं पर भी कोई ऑफेंस करे, एक बात। नंबर 2, कोई फॉरेनर हो, वो इंडियन शिप, इंडियन एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड पर कोई क्राइम करता है, तो उसको ऐसे माना जाएगा कि वो क्राइम उसने भारत में किया हो और उसका ट्रायल भी ऐसे ही चलेगा जैसे उसने वह कार्य, वह ऑफेंस भारत में ही किया हो। प्लीज मुझे बताइए, बात समझ में आई नहीं आई? इसे कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द बीएनएस। बीएनएस का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ये कैसे हुआ? क्योंकि ऑफेंस कहां पर हो रहा है? ऑफेंस कहां हो रहा है बताओ? बियॉन्ड इंडिया हो रहा है, भारत से परे हो रहा है, लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी कहां पर हो रही है? उसकी एप्लीकेबिलिटी हो रही है एज इफ दैट एक्ट हैड बीन कमिटेड इन इंडिया, जैसे वो भारत में ही कमिट किया गया हो। तो दो बातें हैं इसमें। इंडियन सिटीजन इज कमिटिंग द ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया,
बट ही विल बी लायबल। इट का मतलब क्या हो, बीएनएस विल बी लायबल ओवर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो अपराध कहीं पर भी करे। तो सोनालिका मैडम, बी मर्डर चाहे वो इंडिया में करें या कहीं बाहर करें, बीएनएस इनके साथ साथ चलेगी। बीएनएस विल बी एप्लीकेबल अपॉन हर। एंड फॉरनर्स पे कहां कहां अप्लाई होगा, फॉरनर अगर इंडिया में करता है अपराध तो वो लायबल होगा ही होगा, वो तो डोमेस्टिक लैंड हो गया। लेकिन अगर वो हमारे किसी रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट पर कोई क्राइम करता है तब भी वो लायबल होगा। और उनका ट्रायल कहाँ चलेगा, जहां पर भी वो पाए जाए, या फिर जहां पर उस अपराध के संबंध में केस रजिस्टर्ड हो। 1 की 5 पर एक्सटेंशन ऑफ द कोड एक्स्ट्रा ऑफेंसेस, ये क्या है पढ़ लेते हैं। 1 की 5 सेक्शन 4 आईपीसी क्या कहता है ये? हम्म The provisions of this Sanhita also apply to any offense committed by any citizen of India in any place without and beyond India। ये फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की बात करता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन कोड एक्ट, अगर कोई फॉरेनर किसी इंडियन सिटीजन के साथ फॉरेन में ऑफेंस करता है तो बीएनएस लगेगा। सोनालिका मैडम ने कहा है, पूछा है कि यदि कोई फॉरेनर, कोई विदेशी किसी इंडियन सिटीजन पर के साथ फॉरेन में कोई ऑफेंस करता है तो क्या बनेगा। तो देखो प्लेस ऑफ ऑफेंस कहां पर हुआ, कौन, ये जो एक्यूज कौन है बताओ, वो है एक फॉरेनर। प्लेस कहां पर है, बियॉन्ड इंडिया। विक्टिम केवल आई, विक्टिम इंडियन है तो वहां पर बीएनएस लागू नहीं होगा। ठीक, हर फॉरेनर पर फिर हम वहां पे लागू नहीं कर सकते, वहां पर तो फिर हम जिस फॉरेन पर हैं वहीं के अकॉर्डिंग इसको सजा दिलानी पड़ेगी। बीएनएस एप्लीकेबल ऑन इंडियंस का मतलब है व्हेन ही इज कमिटिंग एन ऑफेंस, ना कि ही इज द विक्टिम ऑफ एन ऑफेंस। हम्म चलिए इसको देखिए। तो इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, अगर कोई भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है, ठीक है, उसने कोई अपराध किया, एनी ऑफेंस, और कहाँ किया है उसने, इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया किया है, तो क्या लॉ क्या है, लॉ ये कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता विल अप्लाई, इस संहिता के प्रावधान उस पर लागू हो जाएंगे। अब यहां पर एक शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। इसका मतलब क्या है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया क्यों कहा इन्होंने बताओ। देखो फॉरेन में जैसे मान लीजिए यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ इंडिया बट बियॉन्ड इंडिया। तो विदाउट इन्होंने से लिखा है कि बियॉन्ड इंडिया तो हो ही हो, और वहां पर भी कोई भी इंडियन टेरिटरी का पार्ट ना हो। बियॉन्ड इंडिया का मतलब यहां पर ये, बियॉन्ड इंडिया का मतलब ये है बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ इंडिया। जो हमारी जो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा, संविधान संविधान की अनुच्छेद 1 की उप अनुच्छेद 3 में क्या बात कही गई कि भारत का मतलब क्या होगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या होगा, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, टेरिटरीज ऑफ द यूटीज एंड द टेरिटरी ऑफ एनी प्लेस एक्वायर्ड, वही इंडिया माना जाएगा। लेकिन बियॉन्ड इंडिया भी बीएनएस अप्लाई होती है कहां पर, कोई शिप हो, ठीक है, कोई प्लेन हो, या फिर इंडियन एम्बेसीज अब्रोड हो, उनको भी इंडियन टेरिटरी माना जाता है। विदाउट इंडिया का मतलब हो जाता है कि कोई भी ऐसी टेरिटरी जिसको किसी भी प्रिजम्पशन की के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन टेरिटरी ना माना जाए। तो इसलिए इन्होंने शब्द का यूज किया है विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कहीं पर भी आप इंडियन सिटीजन ऑफेंस करेंगे, यू शैल बी लायबल फॉर दैट एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं फिर ये दूसरा, एनी पर्सन, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन। एनी पर्सन होता है सिटीजन और फॉरेनर, कोई भी हो, किस पर, एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। अब कोई भी शिप हो, कोई भी एयरक्राफ्ट हो, अगर वो भारत में रजिस्टर्ड है
तो कहीं पर भी हो, वेयर एवर इट मे बी, वो किसी दुनिया में किसी भी जगह पर हो, अगर एनी पर्सन का मतलब है कि कोई भी सिटीजन हो, कोई भी नॉन सिटीजन हो, अगर हमारे शिप में कोई अपराध करता है तो बीएनएस के प्रोविजन उस पर अप्लाई हो जाएंगे। बीएनएस shall be applicable upon every person if he is committing an offense in any ship or aircraft registered in India। बोलिए, सिंपल था ये तो कर लेंगे आप। और एक है सी प्लेस, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इंडिया। अगर कोई भी व्यक्ति है, ये कौन सा व्यक्ति है, एनी पर्सन, एनी पर्सन को हाईलाइट कर लेना। एनी पर्सन का मतलब हुआ वो फॉरेनर हो, सिटीजन हो, एंड कहां से ऑपरेट कर रहा है वो, बियॉन्ड इंडिया। विदाउट एंड बियॉन्ड का मतलब विदेश से ऑपरेट कर रहा है। और क्या कर रहा है, ही इज टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, अगर यानी कि साइबर क्राइम कर रहे हैं। अगर वो व्यक्ति बाहर, भारत से परे कहीं बैठ करके भारत में स्थित कंप्यूटर रिसोर्स को अफेक्ट कर रहा है, उससे रिलेटेड ऑफेंस कर रहा है, तो भी बीएनएस के प्रोविजंस उस पर अप्लाई होंगे। समझे आप? तो बीएनएस के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे, और जब कभी इंडिया पकड़ा गया तो उस पर फिर वो ट्रायल वहीं पर चल सकता है। बताइए, ये बात समझ में आई नहीं आई आपको? सी पॉइंट है, जल्दी से बताइए। विदाउट इंडिया समझाते हैं प्रीति। देखो, दो शब्द हैं, बियॉन्ड इंडिया, पहले इसको समझिए। तो ये है हमारा प्यारा भारत। अब देखो, मैं आर्टिस्टिक नहीं हूं, लेकिन फिर भी चलिए, ये हमारा भारत हो गया। और इस प्यारे भारत के यहां पर हो गया हमारा टेरिटोरियल वाटर हो गया। गॉट इट? अब बियॉन्ड इंडिया का मतलब हुआ, बियॉन्ड इंडिया का मतलब हुआ सम प्लेस आउटसाइड हेयर। ये क्या हो गया, बियॉन्ड इंडिया हो गया, इंडिया के परे। अब यहां मान लेते हैं, यहां पर आपका यूएसए। यूएसए क्या हो गया, बियॉन्ड इंडिया माना जाएगा। लेकिन बियॉन्ड इंडिया में यहां पर इस पार्ट पर हमारी इंडियन एम्बेसी है। इस पार्ट को भी हम इंडिया का ही पार्ट मानेंगे। तो ये जो इंडियन एम्बेसी है, ये बियॉन्ड इंडिया तो है, बट इट इज नॉट विदाउट इंडिया। यहां पर भी इंडियन इंडियन लॉ अप्लाई होगा। समझे आप? तो विदाउट इंडिया जब हम कहते हैं, बियॉन्ड इंडिया एंड विदाउट, विदाउट इंडिया का मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जो भारत से परे भी हो, और विदाउट इंडिया का मतलब है उनको इंडिया का पार्ट भी ना समझा जाता हो। इट मींस आप इंडियन एम्बेसीज को एक्सक्लूड कर दीजिए, उसी प्रकार से शिप को एक्सक्लूड कर दीजिए, उसी प्रकार से उड़ते हुए प्लेन को एक्सक्लूड कर दीजिए। ये सारे बियॉन्ड इंडिया होने के बावजूद भी विद इन इंडिया माने जाते हैं। इंडिया, तो विदाउट इंडिया एंड बियॉन्ड इंडिया। ठीक है, अब आते हैं हम 1.5 के एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन पर क्या कहता है, पढ़ लीजिए। इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस, जो अपराध है, इंक्लूड्स एवरी एक्ट। ऑफेंस का मतलब है प्रत्येक कार्य, कौन सा, एवरी ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, भले ही भारत से बाहर किया जाए, विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। कि जो कार्य यदि भारत में किया गया होता तो वो इस संहिता के द्वारा दंडनीय होता। विच इफ कमिटेड इन इंडिया, जो यदि भारत में किया गया होता, विच इफ कमिटेड इन इंडिया, जो कभी भारत में किया गया होता, वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता, वह संहिता, इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय होता। तो ऑफेंस में वो सभी कार्य हो जाएंगे जो भले कहाँ किए गए हों, इवन दो दे आर कमिटेड आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर किए गए हों, लेकिन वो कार्य ऐसा था कि यदि वो कार्य भारत में किया जाता तो उसको उसको इस संहिता के अंतर्गत अपराध माना जाता। जैसे हरेसमेंट फॉर डोरी,
वो हर जगह नहीं होता। मान लो यूएसए में किसी ने किया, किसी पति देव ने भारत यूएसए में जाकर के अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया, अगर यही कार्य उसने हिंदुस्तान में किया होता तो उसको अपराध माना जाता। तो इसीलिए वो काम भले ही विदाउट इंडिया कर रहा है, उस कार्य को अभी भी ऑफेंस ही माना जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि साहब मैं तो यहां पर कर रहा हूं अब। नो, यू आर डूइंग वेर एवर, दिस एक्ट वुड हैव बीन ट्रीटेड एज ऑफेंस विद इन इंडिया। तो ये हुआ इसका एक्सप्लेनेशन। इलस्ट्रेशन पर आ जाइए। इलस्ट्रेशन क्या करता है, ये रहा इलस्ट्रेशन। ए हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का नागरिक है, ही कमिट्स ए मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, यानी कि फॉरेन में करता है, लेकिन क्योंकि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड, उसका ट्रायल चल सकता है, कन्विक्शन हो सकता है मर्डर का, इन एनी प्लेस इन इंडिया, भारत में कहीं पर भी, विच ही में बी फाउंड, जहां वो पाया जाएगा उसमें से किसी भी जगह पर उसका को ट्रायल किया जा सकता है, उसका मर्ड उसका उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि क्या है ये, कि कौन व्यक्ति है जिसने कहां अपराध किया है, बियॉन्ड एंड विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया किया है, लेकिन क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है इसलिए उसका ट्रायल और कन्विक्शन भारत में किसी भी जगह पर हो सकता है जहां पर भी वो पाया जाए। बस हो गया काम। ये आपकी हो गई 1.5 एंड नाउ कम टू 1.6। 1.6 में ये सेक्शन 5 था आपका, सेक्शन 5 आईपीसी को ये कर दिया गया 1.6। आई प्रीलिम्स में आएगा केवल, बस और कहीं नहीं आएगा। नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट, इस संहिता का कोई भी प्रावधान इस एक्ट की के प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करेगा। कौन सा, एन एक्ट पनिशिंग म्यूटिनी, म्यूटिनी को बोलते हैं देशद्रोह, सैनिकों का विद्रोह, सैनिक विद्रोह, डेजर्टेशन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर, सेलर्स, एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल लॉ। बस देखिए ये कह रहे हैं कि दो एक्सेप्शंस हैं, कि अगर कोई म्यूटिनी में, यानी कि जो जो आर्म फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं उनके विद्रोह, और डेजर्शन कहते हैं, कि डेजर्शन को बोलते हैं विद्रोह और भाग जाने को, के संबंध उनको पनिश करने के लिए, मान लीजिए कोई एक्ट है, आर्मी एक्ट, वो पनिश करता है म्यूटिनी को, वो पनिश करता है डेजर्शन को, तो इन दैट केस दैट आर्मी लॉ विल प्रिवेल, नोट दी बीएनएस, यानी कि बीएनएस प्रभावी नहीं होगा, ऐसे केसेस को एज पर द स्पेशल एक्ट ही डील किया जाएगा। और लास्ट की जो लाइन है वो भी ढंग से समझ लीजिएगा, क्या लिखा है इन्होंने, प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल लॉ। इट मींस कि वेयर एवर स्पेशल लॉ कम्स जनरल लॉ गोज, जहां कहीं पर भी स्पेशल लॉ के प्रोविजन लागू हो जाएंगे, जनरल लॉ बीएनएस के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट, एनी स्पेशल एक्ट, यानी कि बीएनएस के प्रावधान किसी भी स्पेशल एक्ट के प्रावधान को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका सेक्शन 1.6। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधिशूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोस्त, तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।